नमस्कार। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गोता लगाते हैं। आज हम इस बात को गहराई से समझेंगे कि कैसे भारत का संविधान सिर्फ कुछ कानूनी पन्नों या बड़े बड़े नेताओं के बहसों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जीता जागता दस्तावेज है जो दिल्ली के उन शानदार हॉलों से निकलकर भारत के सुदूर गांव और हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर छूता है। तो तैयार हैं आप? इस सफर में हम 1946 की संविधान सभा से लेकर आज की स्थानीय पंचायतों तक चलेंगे। हम बात करेंगे एक बटे हुए देश को आकार देने की, राष्ट्रभाषा पर हुई उस तीखी बहस की, अल्पसंख्यकों की असली परिभाषा की, जमीनी लोकतंत्र की और अंत में समझेंगे कि कैसे दबाव समूह इस पूरे सिस्टम में काम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, फ्रेमिंग अ डिवाइडेड नेशन। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा देश जो अभी अभी आजाद हुआ है लेकिन अंदर से बुरी तरह बटा हुआ है, उसके लिए नियम कानून बनाना क्या ये आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं। उस वक्त हमारे संविधान निर्माताओं के कंधों पर लिटरली एक अकल्पनीय दबाव था। आप खुद इमेजिन कीजिए, कलकत्ता की उस भीषण हिंसा और विभाजन के उस गहरे दर्द ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। ऐसे माहौल में संविधान सभा के सामने सिर्फ कुछ सख्त कानून बना देने की चुनौती नहीं थी, बल्कि उन्हें उन गहरे घावों पर मरहम भी लगाना था। उन्हें एक ऐसा संविधान चाहिए था जो टूटे हुए दिलों को और अलग अलग समुदायों को फिर से एक धागे में पिरो सके। और ये काम रातों रात नहीं हुआ। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक पूरे 3 साल लग गए इस दस्तावेज को गढ़ने में। 165 दिनों की लंबी, थका देने वाली बैठकें हुईं। हर एक क्लॉज, हर एक शब्द पर बारीकी से बहस हुई। तब जाकर ये ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार हुआ जिस पर आखिरकार हस्ताक्षर किए गए। ये कोई मामूली बात नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं। डिबेटिंग द नेशनल लैंग्वेज। जाहिर है, इस पूरी प्रक्रिया में सब कुछ शांति से तो नहीं हुआ। संविधान सभा के अंदर कई मुद्दों पर जबरदस्त और तीखी बहसें हुई, और उनमें सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत सवाल यही था, आखिर इस इतने विशाल और विविध राष्ट्र की एक भाषा क्या होनी चाहिए? देखिए, उस समय मुख्य रूप से 2 अलग अलग नजरिए थे। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो हिंदुस्तानी का जबरदस्त समर्थन करते थे। उनके लिए हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का एक बहुत ही खूबसूरत बहुसांस्कृतिक मिश्रण थी जो पूरे देश को जोड़ सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह थी कि संस्कृतनिष्ठ हिंदी और फारसी प्रभावित उर्दू के बीच की खाई लगातार गहरी होती जा रही थी, और कहीं ना कहीं ये भाषाएं धीरे धीरे धार्मिक पहचान से जुड़ने लगी थी। इस भाषाई टकराव का सबसे आक्रामक रूप हमें आर.वी. धुलेकर के एक बयान में देखने को मिलता है। उन्होंने भरी सभा में साफ साफ कह दिया था कि जो लोग भारत का संविधान बनाने आए हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा के सदस्य बनने के लायक ही नहीं हैं। अब आप सोच ही सकते हैं कि इस कड़े रुख की वजह से सभा में कितना हंगामा और टेंशन पैदा हो गई होगी। जाहिर है, इस तरह की आक्रामकता का दक्षिण भारत के सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया। जी दुर्गाबाई और टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार जैसे नेताओं ने बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी दी कि देखिए, अगर आप हिंदी को जबरदस्ती थोपने की कोशिश करेंगे तो इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट होगा। उनका पॉइंट बहुत वैलिड था। देश को एकजुट रखने के लिए जबरदस्ती नहीं, बल्कि आपसी समझ और तालमेल की जरूरत थी। खैर, भाषा के मुद्दे से आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय पर, डिफाइनिंग द रियल माइनॉरिटीज। भाषा के बाद ये एक और बहुत ही जटिल सवाल था। इतनी विविधताओं वाले देश में आखिर अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी की परिभाषा क्या हो, और सबसे जरूरी बात, उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाए? इस पर एन.जी. रंगा का जो नजरिया था वो सच में बहुत ही प्रभावशाली था। उन्होंने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक की परिभाषा को सिर्फ धर्म से मत जोड़िए। उन्होंने तर्क दिया कि इस देश के असली अल्पसंख्यक तो वो करोड़ों गरीब और आम लोग हैं जिन्हें आज तक सत्ता में कोई आवाज, कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाया है। वहीं गोविंद वल्लभ पंत ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष रूप से ये बात रखी कि अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप से अलग थलग कर देना उनके लिए पूरी तरह से आत्मघाती होगा। इससे वो हमेशा के लिए अलग पड़ जाएंगे और कभी भी मुख्यधारा की सरकार में एक मजबूत और प्रभावी आवाज नहीं बन पाएंगे। और इसी बहस में दाक्षायणी वेलायुधन का स्टैंड बहुत ही सशक्त था। उन्होंने तो 7 करोड़ हरिजनों को सिर्फ एक अल्पसंख्यक मानने से ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उन्हें कोई राजनीतिक बंटवारा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सामाजिक असमानताओं का तुरंत खात्मा और समाज में नैतिक सुरक्षा। उनका फोकस एकदम क्लियर था, समानता। तो चलिए, अब हम दिल्ली के संसद भवन की इन बड़ी बड़ी और हाई लेवल बहसों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं भारत के गांव की ओर। हमारा चौथा विषय है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी एंड पंचायत्स, यानी जमीनी स्तर का लोकतंत्र।
अब देखिए, गांव के शासन को लेकर उस समय दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं थीं। एक तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिन्हें इस बात का गहरा डर था कि गांव में जो सवर्ण और शक्तिशाली लोग हैं वे स्थानीय स्तर पर निचले तबके का शोषण करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे, जो ग्राम स्वराज के सबसे बड़े पैरोकार थे और मानते थे कि भारत का हर गाँव अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई होना चाहिए। और आपको पता है, इसी वैचारिक मंथन का शानदार परिणाम था 73वां संविधान संशोधन। इसी ने इस त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को जन्म दिया, यानी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत। और इसकी सबसे बड़ी और अहम बात यह थी कि इस संशोधन ने हर 5 साल में स्थानीय चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया। सोचिए, इसी एक कदम ने लोकतंत्र को सच में दिल्ली से उठाकर जमीन तक पहुंचा दिया। इसी के साथ ही न्याय पंचायत नाम की एक बहुत ही दिलचस्प प्रणाली का भी गठन हुआ। ये क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी स्थानीय व्यवस्था है जो पड़ोसियों के छोटे मोटे विवाद या रोजमर्रा के झगड़ों को गांव के स्तर पर ही सुलझा देती है। अब जाहिर है, ये कोई भारी भरकम सजा तो नहीं दे सकती, लेकिन गांव वालों को तुरंत और आसानी से न्याय दिलाने का ये एक बेहद असरदार तरीका जरूर है। अब जमीनी स्तर पर इसका असली असर देखिए। मान लीजिए 2 गांव हैं। एक है सुखीपुर, जहां की प्रधान नज़मा पूरी तरह ईमानदार हैं। वहां आपको पक्के घर मिलेंगे, अच्छी सड़कें और बढ़िया स्वास्थ्य ढांचा मिलेगा। और वहीं दूसरा गांव है दुखीपुर, जहां प्रधान बिमला भ्रष्ट हैं और विकास का सारा पैसा अपनी जेब में रख लेती हैं। ये तुलना बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि एक अच्छे या बुरे स्थानीय नेतृत्व का लोगों की जिंदगी पर कितना बड़ा और सीधा असर पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले विषय की, वुमेन एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इन पंचायत संशोधनों ने सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं बदला, बल्कि इसने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों और खास तौर पर महिलाओं और आदिवासियों की स्थिति को सच में पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक तरह से ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। देखिए, 73वें और 74वें संशोधन ने महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की। कलावती की कहानी इसका एक बहुत ही इंस्पायरिंग और जीता जागता उदाहरण है। एक दलित महिला होने के बावजूद जब वो पंचायत की सदस्य बनी तो उन्हें अपना एक अलग नाम और सम्मान मिला। अब वो सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की मां तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि समाज में उनकी पहचान एक नेता के रूप में बन गई। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। महिलाओं के सशक्तिकरण का एक और बहुत ही शानदार उदाहरण है उत्तराखंड की वन पंचायतें। अब पहाड़ों में होता क्या है कि पुरुष अक्सर नौकरी या सुरक्षा बलों में काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। ऐसे में वहां की महिलाओं ने खुद आगे आकर अपने जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। और हाँ, आपको याद होगा, ये वही इलाका है जहां से पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उस ऐतिहासिक चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर की तरफ चलें तो सिर्फ पंचायतें ही नहीं, वहां मेघालय में खासी, जैंतिया और गारो जैसी जनजातियां आज भी अपने पारंपरिक राजनीतिक संस्थानों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि दरबारकुर। और भूरिया समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में ये साफ तौर पर माना है कि आदिवासी समाज स्वाभाविक रूप से ही बेहद समानतावादी होते हैं। भले ही वे पश्चिमी लोकतंत्र की किताबों वाली परिभाषा में एकदम फिट ना बैठते हों, लेकिन उनका अपना सिस्टम बहुत ही लोकतांत्रिक है। अब हम अपनी इस पूरी चर्चा के अंतिम और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव पर आ गए हैं, पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव के दिन वोट डालने तक ही सीमित नहीं है। ये इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है कि जो सरकार बन गई है उसके बाहर से सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है दबाव समूहों या प्रेशर ग्रुप्स की, जैसे उद्योगों के लिए एसोचैम है या किसानों के लिए शेतकारी संगठन। ये ग्रुप्स अपने खास उद्देश्यों के लिए सरकार के फैसलों को प्रभावित करते हैं। मशहूर समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने भी कहा था कि राजनीतिक पार्टियां सत्ता के घर में रहती हैं और अक्सर ताकतवर और प्रभावशाली वर्ग अपने हित साधने के लिए इन दबाव समूहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या लोकतंत्र के आने से समाज की असमानता सच में पूरी तरह से खत्म हो जाती है, या फिर ये महज इतना बदलता है कि सत्ता की चाबी अब किसके हाथ में है? जरा सोचिएगा इस बारे में। हमारा संविधान यकीनन एक बेहतरीन मार्गदर्शक है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब समाज का हर वर्ग इसमें सक्रिय रूप से भागीदार बने। आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।